नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रतन। सुबह के 8 बज गए और ऐसे में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सुबह 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। इन 8 बड़ी खबरों में हम आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। तो पहली खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पहली खबर में गुजरात के मोरबी हादसे से जुड़ी हुई, जहां पीएम मोदी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पीएम ने हादसे पर दूसरी हाई लेवल मीटिंग भी की है। तो बात करते हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर की, जहां मोरबी हादसे के दोषियों को मिलेगी सजा, ये कह दिया गया है। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, मीटिंग में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश, अफसरों से मांगी हादसे की पूरी रिपोर्ट। हादसे के बाद पीएम ने किया घटनास्थल का दौरा, पीएम ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। मोरबी में हुए पुल हादसा पर पीएम मोदी ने एक और हाई लेवल मीटिंग कर इस दुर्घटना के बाद की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को इस हादसे के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के बाद एक ऐसी नीति बनाई जाए ताकि फिर कहीं ऐसी घटना ना हो सके। इसके साथ ही पीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि इस घटना से प्रभावित परिवारों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। मोदी ने अफसरों से पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहने और उन्हें हर तरह की मदद करने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने कहा कि अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दुख की घड़ी में उनका साथ न छोड़ा जाए। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे थे। यहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर इस घटना की जानकारी ली। फिर अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से बातचीत कर उनको हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए इलाज के बारे में पूछताछ की। घायलों से मुलाकात के पहले पीएम मोदी ने रेस्क्यू टीमों से विस्तृत जानकारी ली और उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद पीएम एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी। पीड़ित परिवारों ने बताया कि पीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना से जुड़ी एक जानकारी और कार्रवाइयों का अपडेट लेने के लिए उन्होंने एसपी ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों ने पीएम को बचाव अभियान और प्रभावित लोगों को दी जाने वाली मदद के बारे में भी जानकारी दी। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में बात करेंगे इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर कि आज गुजरात में राजकीय शोक। मोरबी पुल हादसे पर एक दिन का राजकीय शोक। सरकारी भवनों पर आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। सीएम ने ट्वीट कर की राजकीय शोक की घोषणा। गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे के बाद राज्य में आज राजकीय शोक है। पीएम मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के बीच हुई बातचीत के बाद ये घोषणा की गई है। इस हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले पीएम ने हादसे की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के मुख्य सचिव डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर राजकीय शोक की घोषणा की थी। सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गांधीनगर में राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मोरबी पुल हादसे में मृतकों के लिए 2 नवंबर को गुजरात में राज्यव्यापी शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई समारोह या मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही गुजरात के सीएम ने प्रदेश की जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, मैं पूरे राज्य से विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाली दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवारों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। मोरबी पुल हादसे पर एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 2 नवंबर यानी कि आज के दिन की ये तारीख मुकर्रर की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम की मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद सीएम ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान जो सरकारी भवन है उन पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। किसी भी तरीके का कोई समारोह या मनोरंजन का कार्यक्रम राज्य में नहीं होगा। आपको बता दें कि बीते रविवार मोरबी में पुल हादसा हुआ था, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई। तो आज राजकीय शोक का ऐलान किया गया है।
एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएम करेंगे इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी का संबोधन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करेंगे पीएम। बेंगलुरु में 3 दिन तक का कार्यक्रम का आयोजन होगा। दुनिया भर के व्यापारिक घरानों को जोड़ेगा मंच। कर्नाटक सरकार ने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर को सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। बैठक का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना है। बेंगलुरु में 2 से 4 नवंबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में 80 से ज्यादा स्पीकर सत्र होंगे। वक्ताओं में कुमार मंगलम बिरला, संजय जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर समेत कई बड़े उद्योग जगत के लोग शामिल हैं। इसके साथ ही 300 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ कई व्यावसायिक प्रदर्शनियां और देश सत्र समानांतर रूप से चलेंगे। देश के सत्र प्रत्येक भागीदार देशों के लिए आयोजित किए जाएंगे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से उच्च स्तरीय, मंत्री स्तरीय और औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। आयोजन का वैश्विक स्तर कर्नाटक को अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने भी प्रदर्शित करने का मौका देगा। तो आज 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि दुनिया भर के व्यापारिक घराने इसमें जुड़ेंगे। बेंगलुरु से इसका आयोजन किया जा रहा है। बेंगलुरु में 3 दिन तक ये चलने वाला है और इसमें कुमार मंगलम बिरला भी पहुंचेंगे, साथ ही तमाम बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की, जो आज दिल्ली के झुग्गी वासियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कालकाजी में नवनिर्मित 3024 फ्लैटों का करेंगे उद्घाटन। इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन के तहत बने हैं फ्लैट्स। साल के अंत तक बन जाएंगे 8000 के करीब फ्लैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के झुग्गी वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम वासियों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपेंगे। सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप डीडीए के जरिए 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों में इन सीटू झुग्गी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों को उचित सुविधा और उसके साथ एक बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण देना है। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसमें 3024 फ्लैट बनकर तैयार है। इन फ्लैटों का निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। ये सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें विट्रीफाइड फर्श, टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स के साथ रसोई में उदयपुर ग्रीन मार्बल काउंटर लगे हैं। इसके अलावा सामुदायिक पार्क, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोहरी पानी की पाइपलाइन, लिफ्ट, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए भूमिगत जलाशय जैसी सार्वजनिक सुविधाएं दी गई हैं। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जैलोर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी विस्तार परियोजना के अंतर्गत कालकाजी स्थित भूमिहीन शिविर, नवजीवन शिविर और जवाहर शिविर नाम के 3 मलिन बस्ती समूहों का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके पहले फेज के पास के खाली वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए गए हैं। बात करेंगे 5वीं बड़ी खबर की। 2 दिन के हिमाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में शाह की चुनावी रैली है। पार्टी के साथ बैठक में होगी चुनावी रणनीति पर चर्चा। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रहे गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। हिमाचल के आखिरी दिन में गृह मंत्री अमित शाह 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे पार्टी और संगठन के साथ कई बैठकों में हिस्सा लेकर चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अमित शाह अपने उम्मीदवारों को जीत का मंत्र देंगे। आज अमित शाह सुबह 10:20 पर अनाडेल से HPCA ग्राउंड नादौन जाएंगे। नादौन में 11:30 बजे वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन वे नादौन से पुलिस ग्राउंड धर्मशाला जाएंगे।
इसके बाद करीब 1 बजे अमित शाह जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे शाह हेलीकॉप्टर से नालागढ़ पहुंचेंगे। नालागढ़ के पंजहेरा में 3:40 पर वो एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 नवंबर को हिमाचल पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह ने नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक लिया था और इस दिन भी उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया था। आज फिर से 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो पूर्वोत्तर के 4 दिवसीय दौरे पर है। 2 से 5 नवंबर तक 3 राज्यों का करेंगी दौरा। नागरिक स्वागत समारोह में शामिल होंगी मुर्मू। मिजोरम और सिक्किम का भी करेंगी दौरा। शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पूर्वोत्तर के 4 दिवसीय दौरे पर है वो और इस दौरान 2 से 5 नवंबर तक नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में उनके दौरे की जानकारी दी गई है। 2 नवंबर को राष्ट्रपति कोहिमा में नागालैंड सरकार के जरिए आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर वो राज्य में शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और किंग वेमा गांव का दौरा करेंगी, जहां वो ग्राम परिषद के सदस्यों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। इसी दिन राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और मिजोरम राज्य में शिक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। शाम को वो राजभवन आइजोल में मिजोरम सरकार के जरिए उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगी। 4 नवंबर को राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी, जिसके बाद वे अपने सम्मान में सिक्किम सरकार के जरिए आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में शामिल होंगी और केंद्र और राज्य सरकारों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। 5 नवंबर को राष्ट्रपति दिल्ली लौटने से पहले तथागत साल रावोगला में महिलाओं और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये 3 दिवसीय पूर्वोत्तर का दौरा रहने वाला है। इस दौरान असम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम का वो दौरा करेंगी और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगी। 17वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। 2 से लेकर के 5 नवंबर तक उनका ये दौरा रहने वाला है। 3 राज्यों का इस दौरान वो दौरा करने वाली हैं। 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। नागरिक स्वागत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। मिजोरम और सिक्किम का भी दौरा करेंगी। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। शिवराज सरकार का स्कूली छात्राओं को तोहफा। लाडली लक्ष्मी 2.0 की पहली किस्त देगी शिवराज सरकार। पहली किस्त में दिए जाएंगे 12,500 रुपए। 2 किस्तों में जारी होगी 25,000 रुपए की धनराशि। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की पहली किस्त जारी की जाएगी। रविंद्र भवन में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लगभग 1,437 छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम ने लाडली उत्सव के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत उच्च शिक्षा के लिए 2 किस्तों में 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इसी क्रम में पहली किस्त की राशि 12,500 रुपए का वितरण कार्यक्रम में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बालिका सशक्तिकरण की दिशा में कई तरह की कोशिशें की जा रही है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आयोजन श्रृंखला में 2 नवंबर को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण भी किया जाएगा। भोपाल में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 10:30 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका का थीम बेस्ड वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वाटिका का इस्तेमाल लाडली बालिकाओं के जन्मोत्सव और उनसे संबंधित अन्य कार्यक्रमों में भी किया जा सकेगा। वाटिका में लाडली लक्ष्मी वाटिका अंकित करते हुए पट्टिका के साथ लाडली लक्ष्मी का लोगो भी लगाया जाएगा। प्रदेश के जिलों में कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो 2 किस्तों में यहाँ पर राशि भी जारी की जाएगी, जिसकी पहली किस्त 12,500 रुपए है। ये हायर एजुकेशन के लिए बालिकाओं को दी जाएगी।
वहीं T20 वर्ल्ड कप में आज भारत की बांग्लादेश से भिड़ंत है। एडिलेड ओवल में खेला जाएगा मैच। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला मैच। पिछला मैच हार गई थी टीम इंडिया। पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है इंडिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछला मैच हारने के बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में करो या मरो वाली स्थिति में आ गई है। इस कारण भारत के लिए बांग्लादेश के खिलाफ आज एडिलेड में होने वाला सुपर 12 का मुकाबला काफी अहम हो गया है। यह मैच भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने के लिए आज किसी भी हाल में बांग्लादेश को हराना होगा, जो अपना पिछला मैच जिम्बाब्वे से जीत कर आ रही है। ऐसे में टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की कड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि विराट कोहली अपनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं सूर्य कुमार भी विस्फोटक पारियां खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में खेलते हुए सूर्य कुमार ने तूफानी अर्धशतक जड़ा था, जबकि नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में किंग कोहली ने आतिशी पारी खेली थी। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ आज होने वाले मैच में दोनों ही बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें भी होंगी। पिछला मैच साउथ अफ्रीका से हार गए थे और अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत के आज बल्लेबाज कमाल करेंगे। एडिलेड ओवल में दोपहर 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा और ये मैच करो या मरो वाली स्थिति का होगा, जहां टीम इंडिया के लिए जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। आठ बजे की 8 बड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2 चरणों में हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव। पहले चरण में 29-30 नवंबर को चुनाव हो सकता है। दूसरे चरण की वोटिंग 3 या 4 दिसंबर को संभव है। 8 दिसंबर को मतगणना तय है। जैसा कि यहाँ हिमाचल में भी चुनाव होने वाले हैं और 8 दिसंबर को मतगणना तय है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसकी मतगणना भी 8 दिसंबर को होगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 29-30 को होंगे, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 3 या 4 दिसंबर को संभव है। गुजरात में विधानसभा चुनावों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 चरणों में गुजरात विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तारीखों की अगर बात करें तो 29-30 नवंबर को पहले चरण में चुनाव हो सकता है, वहीं 3-4 दिसंबर को दूसरे चरण में वोटिंग हो सकती है। 8 दिसंबर की तारीख मतगणना के लिए तय हो सकती है, क्योंकि हिमाचल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी मतगणना भी 8 दिसंबर को ही होनी है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 चरणों में गुजरात विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में तमाम नेता भी गुजरात पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे। हालांकि अहमदाबाद में होने वाली उनकी रैली को रद्द कर दिया गया था मोरबी हादसे के बाद, और अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर थी कि 2 या 3 नवंबर को यह ऐलान संभव है। बताया जा रहा है कि 2 चरणों में यहाँ पर वोटिंग हो सकती है, 2 फेज में यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। पहले चरण में 29-30 नवंबर को चुनाव, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 3 या 4 दिसंबर को संभव है। बात झारखंड की। झारखंड का अवैध खनन का मामला, ईडी ने सीएम सोरेन को भेजा समन। 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी दफ्तर में यह पूछताछ होगी। सुरक्षा के लिए डीजीपी को ईडी ने पत्र लिखा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। जो झारखंड का अवैध खनन का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में ईडी ने सीएम सोरेन को समन भी भेज दिया है और कल यानी कि 3 नवंबर को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए फायदा उठाया और इसी वजह से खनन घोटाले में उन्हें आरोपी भी बनाया गया है। अब उनसे ईडी पूछताछ करेगी। 3 नवंबर यानी कल बुलाया गया है पूछताछ के लिए, समन जारी कर दिया गया है। झारखंड का ये अवैध खनन मामला सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और पट्टे अपने नाम किए हैं। ऐसे में अब ईडी ने उन्हें समन भेज दिया है और पूछताछ के लिए बुला लिया है। 3 नवंबर यानी कि कल के दिन ये पूछताछ होगी।
दफ्तर में होगी ये पूछताछ। 3 नवंबर को पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई। 2 तहखानों के सर्वेक्षण की याचिका पर सुनवाई होनी है। वाराणसी की जिला अदालत में होगी सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई है। वाराणसी की जिला अदालत में यह सुनवाई होनी है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के 2 तहखानों के सर्वेक्षण को लेकर दायर की गई याचिका पर यह सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में मिली लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को लेकर भी याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष ने अदालत से प्रतिमा को सुरक्षित रखने के आदेश देने की मांग की है। इस मामले पर भी आज अदालत में सुनवाई होनी है। इस पूरे मुद्दे पर आज फिर से जिला अदालत में वाराणसी के सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी पर लगातार सुनवाई है और ऐसे में फिर से आज सुनवाई होनी है ज्ञानवापी मामले में। 2 तहखानों के सर्वेक्षण की याचिका पर यह सुनवाई।